हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग एजी 511 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6-7 क्वेश्चन बताने वाला हूँ लॉन्ग, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भू सूचना विज्ञान की परिभाषा दीजिए। भू सूचना की संकल्पना एवं लाभ बताइए। ठीक है, भू सूचना विज्ञान की परिभाषा देना है, भू सूचना विज्ञान का कॉन्सेप्ट बताना, उसका मेरिट बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भू सूचना विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। भू तथा सूचना विज्ञान किससे मिलकर बना है? भू सूचना विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भू तथा सूचना विज्ञान, जिसका अर्थ होता है भू का मतलब पृथ्वी और सूचना का विज्ञान मतलब सूचना प्रसंस्करण का अध्ययन। मतलब पृथ्वी के सूचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भू सूचना विज्ञान कहलाता है। भू सूचना विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भू तथा सूचना विज्ञान, जिसका आशय होता है पृथ्वी के सूचना प्रसंस्करण का अध्ययन। अतः भू सूचना विज्ञान को पृथ्वी विज्ञान और सूचना विज्ञान के संघ के रूप में भी समझा जा सकता है। भू सूचना व्यापक रूप से पृथ्वी के बारे में जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है। ठीक है, भू सूचना व्यापक रूप से पृथ्वी के बारे में जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है। तो यह था सूचना विज्ञान। इसका लाभ देखते हैं। अभी आगे देखते रहेंगे, पूरा टॉपिक ये देखेंगे, समझ में आ जाएगा क्या होता है भू सूचना विज्ञान। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाभ इसका यह है कि समय और लागत प्रभावी तरीके से भू स्थानिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं भू सूचना विज्ञान के माध्यम से। यह किसी क्षेत्र को बिना खराब किए उसका डेटा एकत्र करने में मदद करता है। मतलब आपको यदि किसी भी जगह के डेटा के बारे में जानकारी लेनी है, किसी भी क्षेत्र के, तो आप उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह जवाब दे सकता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे परिदृश्य किया जाना है, जो किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ संभव नहीं होता है। यह किसी समस्या के लिए एक व्यापक समाधान बनाने में भी मदद करता है। तो इसकी परिभाषा दिया है जचिमस्की। जचिमस्की ने बताया कि भू सूचना विज्ञान पृथ्वी के निकाय के भीतर सूचना के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और प्रसार का विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने बताया कि भू सूचना विज्ञान पृथ्वी के निकाय के अंदर, मतलब पृथ्वी के जो निकाय उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर बोल सकते हैं, पृथ्वी के अंदर सूचना के एकत्रीकरण, मतलब सूचना का एकत्रीकरण करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है और उसको बताता है, विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने का एक प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, तो इसको किसने बताया? इसको बताया जचिमस्की ने। आगे देखते हैं। इसी में भू सूचना विज्ञान भूगोल और सूचना विज्ञान का एक सम्मिश्रण है, जो पृथ्वी और उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। यदि आपसे कोई पूछा कि भू सूचना विज्ञान क्या था, जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या था, तो आप बताएंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स या भू सूचना विज्ञान वह माध्यम है या वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी और उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यह विज्ञान स्थानिक डेटा जैसे मानचित्र और सेंसर डेटा को एकत्रित करता है, जिससे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं को पृथ्वी की सतह और उससे जुड़ी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं। कभी कभी पूछ लेता है भू सूचना विज्ञान के घटक बताइए, तो देखिए जो जो हो सकता है हमसे वो सब बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। ठीक है, तो भू सूचना विज्ञान के मुख्य घटक कौन कौन से? स्थानिक डेटा। स्थानिक डेटा क्या होता है? तो वह डेटा जो किसी विशिष्ट स्थान या भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे नदियों से, सड़कों से, इमारतों, जंगलों आदि का डेटा क्या कहलाता है? भू स्थानिक डेटा कहलाता है। अगला सूचना प्रौद्योगिकी। तो डेटा इकट्ठा करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग। ठीक है, क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब आपको किसी भी स्थान का डेटा स्टोर करना है, तो उसको क्या करेंगे? इसको स्टोर करने के लिए संग्रहित करेंगे, विश्लेषित करेंगे और प्रस्तुत करने के लिए एक कोई सॉफ्टवेयर उपयोग करेंगे, उसी को बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं। विश्लेषणात्मक तकनीकें। तो डेटा से सार्थक जानकारी निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली गणितीय और सांख्यिकी तरीकों को क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक तकनीक। आगे देखते हैं। इसी में कभी कभी भू सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग पूछ लेते हैं।
तो देख लेते हैं। तो भू सूचना विज्ञान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिनमें शामिल है कृषि, तो फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मिट्टी की उर्वरता का आकलन और सिंचाई प्रबंधन आदि में भू सूचना विज्ञान का यूज किया जाता है। अगला पर्यावरण प्रबंधन, तो वन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जैसे वनों में आग लग गया तो उसके लिए भी भू सूचना विज्ञान जो है लाभदायक होता है। अगला शहरी नियोजन, तो शहरी विकास, बुनियादी ढांचा और योजना, भूमि उपयोग प्रबंधन आदि में भी सहायता प्रदान करता है या इसका अनुप्रयोग है उपयोग होता है। अगला है खनिज अन्वेषण, तो खनिज जमा का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने में भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है। जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण आदि में भी यह इसका अनुप्रयोग किया जाता है। अगला है आपातकालीन प्रबंधन, तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज और बचाव, राहत कार्य, पुनर्वास में भी यह इसका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से पूरा टॉपिक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भू सूचना विज्ञान की विभिन्न तकनीकों एवं उनका प्रिसीजन कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, भू सूचना विज्ञान की विभिन्न जो टेक्नोलॉजी है और उसका जो तकनीक है और उसका प्रिसीजन कृषि में उपयोग उसका वर्णन करना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। भू सूचना विज्ञान की विभिन्न तकनीकों एवं उनका प्रिसीजन कृषि में उपयोग, कौन कौन से तकनीक का यूज किया जाता है भू कृषि में, भू सूचना विज्ञान में, और उनका प्रिसीजन फार्मिंग में क्या उपयोग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भू सूचना विज्ञान कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि इसके माध्यम से हम भूमि के अंदर के निकाय के भीतर की जो भी जानकारी उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको विस्तारित कर सकते हैं। तो इससे क्या रहा है, इससे बहुत ही लाभ मिल रहा है। किसको, किसानों को मिल रहा है, सभी लोगों को मतलब इससे बहुत अधिक लाभ है। तो भू सूचना विज्ञान कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को उत्पादन और प्रबंधन अधिक कुशलतापूर्वक करने में मदद मिल रही है। यह विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके स्थानिक डेटा इकट्ठा, विश्लेषण और प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करता है, जो स्थानिक डेटा होता है उसको इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है और प्रस्तुत करता है। तो भू सूचना विज्ञान की कुछ प्रमुख तकनीक और प्रिसीजन फार्मिंग उनका उपयोग का वर्णन यहाँ पर किया गया, देखते हैं। जिसमें सबसे पहले रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसका उपयोग देखें। देखिए रिमोट सेंसिंग जो है यह भी एक प्रकार की भू सूचना विज्ञान में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रिसीजन फार्मिंग हम लोग उपयोग देखेंगे। ठीक, सिर्फ नाम बताया जाएगा, उसका उसका उपयोग डायरेक्ट। तो उपग्रहों और हवाई जहाजों से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने, फसलों की वृद्धि, स्वास्थ्य, तनाव और रोगों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु विविधता का आकलन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खेतों की सीमाओं का निर्धारण करना और भूमि उपयोग के नक्शे बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगला जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएस, याद रखिएगा, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा जीपीएस को, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जीपीएस अगर टाइम मिलेगा तो बता देंगे। तो जीपीएस क्या होता है, इसका उपयोग देखते हैं। जीपीएस एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो कि भू सूचना विज्ञान में यूज किया जाता है, और इसका उसका उपयोग देखते हैं। तो खेतों में मशीनों को सटीक रूप से निर्देशित करना, जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन और सिंचाई उपकरण। खेतों के डेटा करने के लिए सटीक स्थान टैग प्रदान करना। मिट्टी के नमूने और फसल स्वास्थ्य डेटा को स्थानिक रूप से संदर्भित करना। तो ये दो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। आगे देखते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला है भौगोलिक सूचना तंत्र या जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। इसका उपयोग देखते हैं। यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि भू सूचना विज्ञान में यूज किया जाता है। इसका उपयोग देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्थानिक डेटा को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, जैसे कि उपग्रह छवि, मिट्टी के नक्शे और फसल स्वास्थ्य डेटा आदि को। ठीक है, खेतों के लिए उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए नक्शे और योजनाएं बनाना। फसल उत्पादकता और लाभप्रदता का विश्लेषण करना। अगला है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, वीआरटी इसको बोलते हैं। इसका उपयोग खेतों में विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक, सिंचाई, पानी और कीटनाशक की मात्रा को समायोजित करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता, फसल स्वास्थ्य और जल उपलब्धता जैसे डेटा के आधार पर उर्वरक और रासायनिक उपयोग को कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करना। आगे देखते हैं इसी में। अगला प्रणाली जो है या अगला टेक्नोलॉजी वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, डीएसएस बोलते हैं। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली बोला जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो किसानों को डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद करने के लिए भू स्थान डेटा, मॉडल और विशेषज्ञ ज्ञान को एकीकृत करना। फसल प्रबंधन रणनीतियां विकसित करना, जैसे कि किस्म की चयन, बुआई का समय और सिंचाई की अनुसूची, जोखिम को कम करना और लाभप्रदता को बढ़ाना। तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन।
जो कि मैंने बताया और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को छोटा छोटा बताया और समझ में आया होगा। क्वेश्चन था भू सूचना विज्ञान की विभिन्न जो टेक्नोलॉजी है उसको बताना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कृषि में क्या यूज है उसको बताना था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग की संकल्पना दीजिए। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का लाभ भी बताइए, इसका देख लेंगे लाभ भी हम लोग। ठीक, तो रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके उपयोग से दूर से पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, या जब हम किसी वस्तु के बारे में उसकी आंतरिक शक्ति के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में दूर से अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, रिमोट प्लस सेंसिंग, जहाँ रिमोट का तात्पर्य दूर से और सेंसिंग का तात्पर्य जानकारी लेना से होता है। मतलब जब हम दूर से किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। जब किसी वस्तु के बारे में दूर से ही जानकारी ले लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, रिमोट सेंसिंग। तो किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े का संग्रह करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। कृषि में रिमोट सेंसिंग का उपयोग फसलों, मिट्टी, मौसम के पैटर्न और अन्य पर्यावरणीय कारकों के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जो फसल की वृद्धि और उपज को प्रभावित कर सकते हैं, जो फसल की वृद्धि को और उपज को प्रभावित कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में पृथ्वी की सतह के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए उपग्रहों, हवाई जहाज या ड्रोन पर लगे विभिन्न प्रकार के सेंसर जैसे कैमरे और स्कैनर का उपयोग शामिल होता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में पृथ्वी की सतह के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए उपग्रह, हवाई जहाज या ड्रोन पर लगे विभिन्न प्रकार के सेंसर जैसे कैमरे और स्कैनर का उपयोग शामिल होता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राप्त डेटा का उपयोग कृषि क्षेत्र के विस्तृत मानचित्र बनाने, फसल स्वास्थ्य का विश्लेषण करने और समय के साथ पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र से अपडेट जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षाकृत सस्ती और तेज विधि है। यह कठिन से कठिन आंकड़ों को प्राप्त करने की केवल एक व्यवहारिक विधि है। छोटे पैमाने पर क्षेत्रीय घटना जो जमीन से अदृश्य होती हैं उसको इसके द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। विस्तृत भूमि सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में आधारभूत मानचित्र निर्माण की सस्ती व तेज विधि है। यह कंप्यूटर की दक्षता से इसे आसानी से अन्य भौगोलिक कवरेज में जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ संयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। अभी समझ में सब कुछ देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप लोग परेशान मत होइए, अभी इसी वीडियो में समझ में आएगा, इसी क्वेश्चन में। जब नहीं समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट में तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कोई भी चीज़ होता है वह नहीं समझ आता, यदि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वह कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिमोट सेंसिंग जिसे सुदूर संवेदन भी कहा जाता है, किसी वस्तु या घटना से सीधे संपर्क किए बिना दूर से डेटा इकट्ठा करने की एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, किसी वस्तु या घटना से सीधे संपर्क किए बिना दूर से डेटा इकट्ठा करने की एक टेक्नोलॉजी है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ध्वनि तरंगे और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग जिसे सुदूर संवेदन भी कहा जाता है, किसी वस्तु या घटना से सीधे संपर्क किए बिना दूर से डेटा इकट्ठा करने की एक टेक्नोलॉजी है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे प्रकाश, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे और गुरुत्वाकर्षण बल आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि रिमोट सेंसिंग का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी विज्ञान में, तो पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए। कृषि में तो फसलों की वृद्धि, स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी करने के लिए। वनस्पति विज्ञान में तो वनस्पतियों और वनों का मानचित्रण और निगरानी करने के लिए। भू विज्ञान में तो भूवैज्ञानिक संरचनाओं और खनिज संसाधनों का अध्ययन करने के लिए। जल विज्ञान तो जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए। मौसम विज्ञान मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए। और जल प्रबंधन तो आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए। यह कृषि में मैंने इसका अनुप्रयोग बताया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी देख लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी का जो क्या होता है, इसको मैंने फोटो लिया था बट इसमें अब अटैच नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से आप लोग सुन लीजिए इसको लेक्चर के माध्यम से। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक जापानी वैज्ञानिक थे, नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची, यह क्या थे, जापान के वैज्ञानिक थे, जापानी वैज्ञानिक थे। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने सन 1974 ईस्वी में किया था। कब किया था, सन 1974 ईस्वी में।
एक उत्पादन तकनीक पर किया था। कहाँ पर किया था? एक उत्पादन तकनीक पर किया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानिगुची ने 1974 में एक उत्पादन तकनीक पर किया था। नैनो शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। नैनो शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ होता है बौना या छोटा। इसका उपयोग 10⁻⁹ या 1/100वें हिस्से को इंगित करता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है वह 10⁻⁹ या 1/100वें हिस्से को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसे अणु एवं परमाणु इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसे अणु और परमाणु इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यह तकनीक भौतिक, रसायन विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो यह तो हो गया बायो सेंसर। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? अब देखते हैं इसके विभिन्न टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तकनीक देखते हैं कौन कौन से हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे नैनो विज्ञान भी कहा जाता है, पदार्थों के निर्माण और हेरफेर की एक टेक्नोलॉजी है जो परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर काम करती है। यह आकार में 1 से 100 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर का 1/100वां हिस्सा के बीच के कणों से संबंधित होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को भी समझ में आया होगा। क्या बोला जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे नैनो विज्ञान भी कहा जाता है, यह पदार्थों के निर्माण और हेरफेर की एक टेक्नोलॉजी है जो परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर काम करती है। यह आकार में 1 से 100 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर का 1/100वां हिस्सा के बीच के कणों से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है, जिनमें शामिल है उर्वरक और कीटनाशकों की डिलीवरी, मतलब उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग बोल सकते हैं। तो नैनो कैप्सूल का उपयोग उर्वरक और कीटनाशकों को सीधे पौधे की जड़ या पत्तियों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और रसायनों के अपव्यय को कम करता है, जिससे पर्यावरण का प्रभाव भी कम होता है। दूसरा है जल प्रबंधन। तो नैनो लेपित सामग्री का उपयोग सिंचाई प्रणालियों में पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए किया जा रहा है। यह सूखे वाले क्षेत्रों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करता है। आगे देखते हैं बीज उपचार। तो नैनो कणों का उपयोग बीजों को कीटों, रोगों और खरपतवारों से बचाने के लिए किया जा सकता है। यह अंकुरण दर को बढ़ाता है और फसल उत्पादकता में सुधार करता है। आगे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। तो नैनो कण का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता और जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। यह मिट्टी के क्षरण को कम करता है और अस्थायी कृषि को बढ़ावा देता है। आगे खाद्य सुरक्षा। तो नैनो सेंसर का उपयोग खाद्य पदार्थों में दूषित पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यह खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, ठीक है। यह खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो यह था नैनो टेक्नोलॉजी की विभिन्न टेक्नोलॉजी के बारे में। आगे इसमें और है, थोड़ा सा इसका लाभ देखेंगे। तो यह कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार कर सकता है। यह कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार कर सकता है। यह पर्यावरण पर कृषि के प्रभाव को कम कर सकता है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, ठीक है। तो यह थे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न तकनीकियों का वर्णन करना था, जो कि हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिशुद्ध खेती क्या है? लाभ और सीमा बताइए, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? उसका लाभ और सीमा बताना है। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है? तो कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिशुद्ध कृषि कहा जाता है, ठीक है। कृषि संसाधन मतलब जैसे बीज हो गया, ठीक है, पानी हो गया, जुताई हो गया, खाद हो गया। तो इन सभी संसाधनों का कम से कम प्रयोग करते हुए पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। परिशुद्ध कृषि में उपज को अधिकतम बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिशुद्ध कृषि में उपज को अधिकतम बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सही समय में सही स्थान पर सही मात्रा में कृषि यूनिवर्सिटियों का इस्तेमाल करना ही परिशुद्ध कृषि कहलाता है। तो परिशुद्ध कृषि क्या होता है समझ में आ गया। इसका लाभ देख लेते हैं। तो इससे कुल उपज में वृद्धि होती है, मृदा क्षरण से रोकथाम होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़ता है, जल संसाधनों का कुशल रूप से उपयोग हो जाता है, कृषि प्रबंधन में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलता है और इससे किसानों को शिक्षित होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यह थे इसके लाभ। इसकी सीमाएं देखते हैं। तो छोटे खेतों का आकार, फसल प्रणाली की विविधता। पहला इसका हानि है कि छोटे खेतों का आकार और फसल प्रणाली की विविधता, नए कौशल की आवश्यकता वाले उपकरण व तकनीकों की जटिलता,
नई तकनीक के बारे में किसानों को बताने की आवश्यकता, स्थानीय तकनीक विशेषता का अभाव। तो यह थी इसकी सीमा, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अब आखिरी क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। प्रश्न है, कृषि में इंटरप्रिटेशन क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, कृषि में इंटरप्रिटेशन क्या है, विस्तृत में वर्णन करना है। तो कृषि में इंटरप्रिटेशन का अर्थ है विभिन्न प्रकार के डेटा का विश्लेषण करके कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करना और उसका उपयोग करके बेहतर निर्णय लेना। यह डेटा विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, जैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आ सकता है। तो उपग्रहों से प्राप्त छवियां जो फसलों की वृद्धि, स्वास्थ्य, तनाव और रोगों का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। जीपीएस डेटा के माध्यम से आ सकता है। तो खेतों में मशीनों की गतिविधियों को ट्रैक करने और डेटा इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, मिट्टी परीक्षण। तो मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्वों की कमी और पीएच स्तर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फसल स्वास्थ्य का डेटा, तो पत्ती के रंग, आकार और बनावट जैसे कारकों का विश्लेषण करके फसल की स्थिति का आकलन करने के लिए यह इसको उपयोग किया जाता है। अगला जलवायु डेटा, तो तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसे कारकों का अध्ययन करके फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि इंटरप्रिटेशन के माध्यम से किसान और कृषि विशेषज्ञ कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है फसल की वृद्धि और विकास। तो यह किसानों को यह जानने में मदद करता है कि हम उनकी फसलें कितनी अच्छी तरीके से बढ़ रही है और उन्हें किन पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है फसल स्वास्थ्य। तो यह किसानों को यह पता लगाने में मदद करता है कि उनकी फसल को कौन सा रोग या कीट प्रभावित कर रहा है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। आगे है पानी और उर्वरक की आवश्यकता। तो यह किसानों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि उनकी फसलों को कितने पानी और उर्वरक की आवश्यकता है, जिससे पानी और उर्वरक के उपयोग को कम करने में मदद मिलती है। अगला है मिट्टी की उर्वरता। तो यह किसानों को यह जानने में मदद करता है कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम है और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। और अगला है जलवायु जोखिम। तो यह किसानों को सूखा, बाढ़ और अन्य जलवायु संबंधी खतरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद करता है। इससे लाभ है फसल उत्पादकता में वृद्धि। तो जब सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे फसलों में कीट लगा, रोग लगा या इसको पोषक तत्व चाहिए, इसकी कमी है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उससे हमें अधिक वृद्धि लाभ भी मिल सकता है। तो फसल उत्पादकता में वृद्धि, तो किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करके इंटरप्रिटेशन फसल उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट, लागत में कमी। तो इंटरप्रिटेशन किसानों को पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे लागत कम होती है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। तो इंटरप्रिटेशन किसानों को पर्यावरण पर कृषि के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। आगे खाद्य सुरक्षा में सुधार। तो इंटरप्रिटेशन किसानों को अधिक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को उत्पादन करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के कुल 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम 30 से 40 लाइक। 40 लाइक इस वीडियो पे करेंगे तो आप लोग का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, आप लोग जो बताएंगे कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।